जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आज की वीडियो बहुत ही खास और धन प्राप्ति का मूल मंत्र है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्त्री का वो कौन सा अंग है जिसको बेशरम होकर चूसने व दबाने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है। लोग स्त्री का कौन सा अंग दबा और चूसकर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य स्त्री का ये अंग दबाता और चूसता है उसके घर में सदैव ही माता लक्ष्मी का वास रहता है और उसके परिवार पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो प्रिय दर्शक बंधु, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्त्री का वो कौन सा अंग है जिसे चूसने और दबाने से पुरुष धनवान बन जाता है। प्रिय दर्शक बंधु, आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रिय दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय अवश्य लिखें। जिन भाई बंधु व माताएं बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिया है उन सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहे और सदैव ही धन धान्य से परिपूर्ण रहे। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार की बात है, किसी गांव में शिव नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर उसे ताने दिया करती थी। वो कहती थी, आखिर तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारे पास तो खाने तक को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, पीने को पानी नहीं है। प्रिय मित्रों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। वो परिवार बहुत बड़ी तंगी से गुजर रहा था। प्रिय मित्रों, एक तो घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं, ऊपर से पत्नी का ताना। वो बहुत ही परेशान हो गया था। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है, शिव अपनी पत्नी से नाराज होकर जंगल की ओर चला जाता है। वो सुनसान रास्ते पर अकेला चला जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक संत जी की कुटिया दिखाई दी और जब वो उस कुटिया पर पहुंचा तो वो संत जी समाधि में लीन थे। वो चुपचाप जाकर वहां पर बैठ गया और जब वे संत जी समाधि से जागे तो शिव उन संत जी के सामने रोने लगा। तभी उन संत जी ने शिव के रोने का कारण पूछा कि हे वत्स, क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? इस प्रकार क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब शिव ने उन संत जी से कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ और मेरी एक पत्नी है जो मुझे प्रतिदिन ताने दिया करती है। यदि मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरा कसूर क्या है? मैं चाहे कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन मैं धन को कमाकर एकत्रित नहीं कर पाता हूँ। अभी तक एक छोटा सा धंधा था, वो भी पत्नी के कलेश के कारण बंद हो गया। वो दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ। मैं अपनी पत्नी को बार बार समझाता हूँ कि वो मुझसे कलेश ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे। इस लड़ाई झगड़े से गरीबी दूर होने वाली नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। हर समय लड़ाई झगड़े पर उतारू रहती है। इसी वजह से परेशान होकर मैं घर छोड़कर यहाँ चला आया हूँ। तभी वो संत जी कहते हैं, अब तुम परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। यदि तुमने अपनी पत्नी का ये अंग दबाकर ठीक से चूस लिया तो तुम्हें धनवान होने से कोई रोक नहीं सकता। अचानक तुम्हारे घर में धन आने लगेगा, तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। वे संत जी शिव को समझाते हुए कहते हैं कि हे शिव, जो भी पुरुष स्त्री का ये अंग दबाकर चूस लेता है उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में कलह कलेश होता है। और ये करने के बाद मनुष्य यदि कोई व्यापार करता है तो उसको निश्चित ही तरक्की प्राप्त होती है। वो संत जी शिव से कहते हैं, अब तुम मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ यदि तुमने उन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हें धनवान बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। तभी वो शिव उन संत जी से कहता है कि हे प्रभु, देरी क्यों कर रहे हो, अब शीघ्र बताइए। तभी वे संत जी शिव के लिए एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे। उन खेतों में वो दिन रात मेहनत किया करता था। उसके घर में वो किसान और उसकी पत्नी रहा करती थी। उस किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत अधिक प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव ही माता लक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी पैदावार होती थी कि वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा था।
अर्थात वो अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में आपस में इतना प्रेम था, उन दोनों के प्रेम को देखकर उसके आस पड़ोस के लोग बहुत जलते थे। धीरे धीरे ये बात गांव के सभी लोग जान गए कि किसान और किसान की पत्नी में बहुत अधिक प्रेम है। इसी वजह से ये किसान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। अब क्या होता है प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही उस किसान की समृद्धि और तरक्की का राज सभी गांव वालों को पता चलता है, तो धीरे धीरे ये बात उस राज्य के राजा तक पहुंच जाती है। प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही ये खबर उस राजा के पास पहुंचती है, तो वो राजा भी उस किसान और उसकी पत्नी के प्रेम की बहुत अधिक तारीफ करने लगता है। और वो आए दिन अपने रनिवास व राज दरबार में इस बात की चर्चा किया करते थे कि हमारे राज्य के एक गांव में एक किसान परिवार रहता है। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम है, ऐसा प्रेम शायद किसी ही परिवार में होगा, क्योंकि उन दोनों में इतना प्रेम है जो मैंने अपने जीवन में किसी में भी नहीं देखा। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, वो राजा अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि हमारे राज्य के सभी लोग अपने घर में एक एक घी का दीपक जलाएंगे। तभी उस राजा की पत्नी कहती है कि हे राजन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सभी के घरों में घी का दीपक क्यों जलवा रहे हैं? तभी वो राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहता है कि हे रानी, दीपक जो होता है वो प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में देसी घी का दीपक जलता है, उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है, सद्भाव बना रहता है, और माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर हमेशा ही बरसती रहती है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है, वैसा ही प्रेम हमारे नगर के प्रत्येक परिवार में पति पत्नी में रहे। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब राजा के सैनिक जाते हैं और नगर में हर जगह ढिंडोरा पीट देते हैं और कहते हैं कि हमारे राजा का आदेश है, हमारे राज्य के प्रत्येक घर में घी का दीपक जलना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने राजा का आदेश मानकर उस नगर के सभी नगर निवासी अपने अपने घर में घी का एक एक दीपक जलाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, धीरे धीरे करके सभी के घरों के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन उस किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, दीपक किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वो हमेशा मनमानी करती थी, जो इसका जी करता था वही काम करती थी। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, उस किसान के अंदर इतनी सहनशीलता थी कि उसको अपनी पत्नी की इस बात से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वो किसान बहुत समझदार था। वो इस बात को भली भांति समझता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह झगड़े होंगे। इसी वजह से वो किसान अपनी पत्नी की कुछ बातें अनदेखी कर दिया करता था। किसान अपनी पत्नी की बातों को इसलिए अनदेखा कर दिया करता था ताकि उसके घर में प्रेम सद्भाव बना रहे। वो राजा अपने महल की छत पर खड़े होकर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे और इस कार्य पर उन्होंने सिपाहियों को भी लगा रखा था और उनसे कह दिया था कि पूरी रात पहरा देकर आप हमें आकर ये बताना, घर का दीपक पूरी रात जलता रहा है और किसका नहीं। प्रिय बंधु, तभी राजा क्या देखता है कि पूरे नगर के दीपक बुझ चुके हैं, लेकिन उस किसान के घर का दीपक लगातार जल रहा था। तभी वो राजा अपनी पत्नी से कहता है कि देखो प्रिय, उस किसान के घर का दीपक अब भी लगातार जल रहा है, लेकिन पूरे नगर में किसी का भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तभी वो रानी राजा से कहती है कि हे राजन, किसान के घर में जो प्रेम है वो किसान की पत्नी की वजह से है। जब वो राजा अपनी रानी की बात सुनता है तो कहता है कि नहीं प्रिय, ये तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है। जो प्रेम सद्भाव किसान के घर में है वो उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, वो किसान की वजह से है, क्योंकि वो किसान बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है और उस किसान की वजह से ही उसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सदैव प्रेम बना रहता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो राजा और रानी में बहस होने लगती है। राजा कहता है किसान समझदार है और रानी कहती है उसकी पत्नी समझदार है। इसी बात को लेकर राजा और रानी में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी राजा रानी से कहता है, इस प्रकार हम दोनों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। इसका समाधान तो यही है कि क्यों ना हम उस किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें और परीक्षा लेने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजा की बात सुनने के बाद वो रानी किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा लेने को तैयार हो जाते हैं
सुबह होते ही वो राजा राज दरबार में जाता है और अपने एक सैनिक को बुलाता है और उस सैनिक से कहता है कि तुम उस किसान के पास जाओ और जो जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं वही बात जाकर तुम उस किसान से कह देना। प्रिय बंधु, अपने राजा की बात सुनने के बाद वो सैनिक उस किसान के घर के लिए चल देता है और जैसे ही किसान के घर पर पहुंचता है तो वो किसान घर पर अकेला था, क्योंकि उस दिन किसान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर पर अकेला लेटा हुआ था और किसान की पत्नी खेतों पर काम करने गई थी। और वो सैनिक किसान के पास जाकर कहता है कि हे किसान, मैं राज दरबार से आया हूँ, मुझे राजा ने आपके पास भेजा है। तभी वो किसान राजा के उस सैनिक को आदर पूर्वक बिठाता है और उससे कहता है, कहिए राजा साहब ने मेरे पास तुम्हें किस लिए भेजा है। तभी वो सैनिक कहता है, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारे राजा ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो हमारे राजा अपने राजकोष से तुम्हारे लिए बहुत सारा धन देंगे, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े और बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ तुम्हें आधे राज्य का मालिक भी बना दिया जाएगा। तभी उस सैनिक की बात सुनकर वो किसान कहने लगा कि हे सैनिक, चाहे तुम्हारे राजा मुझे पूरा राज्य ही क्यों ना दे दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रिय बंधुओं, उस किसान की बात सुनने के बाद वो सैनिक अपने राजा के पास जाता है और जो जो बात किसान ने कही थी वो सारी बातें जाकर राजा को बता देता है। प्रिय बंधुओं, जब ये किसान की बातें वो सैनिक राजा को बता रहा था उस समय रानी भी वहां पर मौजूद थी। प्रिय बंधुओं, तभी उस सैनिक की बात सुनकर वो रानी कहने लगी कि हे राजन, आपने उस किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन उसकी पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। एक व्यक्ति की परीक्षा लेकर हम कैसे साबित कर सकते हैं कि कौन समझदार है कौन नहीं। तभी वो रानी राजा से कहने लगी, हम किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहते हैं। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी कि उन दोनों में सबसे अधिक समझदार कौन है, किसान या उसकी पत्नी। तभी रानी ने एक दासी बुलाई और उससे कहा, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो जो बात मैं कह रही हूँ वो सारी बात जाकर तुम उस किसान की पत्नी को जाकर बताना, और ये बात तभी बताना जब किसान घर पर ना हो, वो किसान की पत्नी बिल्कुल अकेली हो तब। तभी वो दासी बोली कि हे रानी साहिबा, आप मुझे सारी बात बता दीजिए, वो सारी बात जाकर मैं उस किसान की पत्नी से कह दूंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वो रानी उस दासी को सारी बात बता देती है और वो दासी रानी की बात सुनकर उस किसान के घर पर पहुंच जाती है और उस किसान के घर पहुंचकर जैसे ही वो आवाज लगाती है तो किसान की पत्नी घर से निकलकर आती है। प्रिय बंधुओं, संयोग से उस दिन किसान की पत्नी घर पर अकेली ही थी। वो किसान की पत्नी कहती है कि बताइए तुम कौन हो, कहां से आई हो। तो वो दासी कहती है, मैं इस राज्य के राजा की रानी की दासी हूँ, मैं राजमहल से आई हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। तब वो किसान की पत्नी कहती है, कहिए क्या काम है आपको और मेरे पास कैसे आना हुआ। तभी वो दासी किसान की पत्नी को लालच देते हुए कहती है, हमारी रानी जी ने आपको ये संदेशा भेजा है कि यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो वे आपको उपहार स्वरूप हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात और आधे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। प्रिय दर्शक बंधु, उस दासी की बात जैसे ही वो किसान की पत्नी सुनती है तो उसके मन में लालच का भाव आ जाता है और उस दासी की बात को सुनकर उसकी बात पर वो सहमत हो जाती है। वो अपने पति किसान को मारने को तैयार हो जाती है। वो दासी से कहती है, यदि रानी साहिबा मुझे इतना कुछ देने को तैयार हैं तो मैं अपने पति को अवश्य ही मार दूंगी। प्रिय बंधु, तभी वो दासी कहती है कि हे किसान की पत्नी, हमारी रानी को इस बात का कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति किसान को मार दिया है। तब वो किसान की पत्नी कहती है, जब मैं अपने पति किसान को मार दूंगी तो मेरे घर जो दीपक जलता है वैसे तो वो पूरी रात जलता रहता है, लेकिन मैं अपने पति को मारने के बाद उसको बुझा दूंगी और दीपक बुझते ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। प्रिय बंधु, वो दासी किसान की पत्नी की सारी बात सुनने के बाद राजमहल वापस चली जाती है और जाकर के अपनी रानी को वो सारी बात बताती है जो कि किसान की पत्नी ने कही थी। किसान की पत्नी की ये बात सुनने के बाद राजा और रानी दोनों ही अचंभित हो जाते हैं और राजा को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। तभी वो राजा अपने सैनिकों को भेजकर उस किसान के घर के आसपास लगा देता है और उसके पड़ोसियों को भी सावधान कर देता है ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। प्रिय दर्शक बंधु, राजा का आदेश पाते ही जैसे ही राजा के सैनिक अपना वेश बदलकर
छुपते छुपाते उस किसान के घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वो किसान तो पहले से ही मरा पड़ा है। तभी वे राजा के सैनिक उस किसान की पत्नी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमसे तो किसान को रात में मारने को कहा गया था, तुमने दिन में ही क्यों मार दिया। तब वो किसान की पत्नी कहती है, किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो सिर्फ मुझे दिया बुझाकर आपकी रानी को संकेत देना था कि मैंने अपने पति को मार दिया है। प्रिय बंधु, उस किसान को मरा हुआ देखकर और किसान की पत्नी की ये सब बातें सुनने के बाद वो सैनिक भागते हुए जाते हैं और राजा रानी को इस बात की सूचना देते हैं। प्रिय बंधुओं, अपने सैनिकों की बात सुनने के बाद राजा रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत ही सैनिकों को आदेश देते हैं कि उस किसान की पत्नी को तुरंत ही पकड़कर हमारे सामने राज दरबार में पेश किया जाए। और वे सैनिक तुरंत ही जाकर उस किसान की पत्नी को बंदी बनाकर राज दरबार में ले आते हैं। तो राजा उस किसान की पत्नी से पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो अपने पति से बहुत ही प्रेम किया करती थी, आखिर क्या कारण था जो तुमने अपने पति को अपने ही हाथों से मार दिया? तभी उस किसान की पत्नी कहने लगी, मुझे तो अपने पति को पहले ही मारना था, वो तो मैं सही समय का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरे पति की आदत बहुत खराब थी, वो मुझको बहुत परेशान किया करता था। तभी राजा ने कहा, तुम्हारा पति ऐसा क्या करता था जो कि तुम उससे इतनी ईर्ष्या करती थी? तभी वो किसान की पत्नी बोली कि मेरा पति प्रतिदिन मेरी नाक का अगला हिस्सा अपनी उंगली से दबाया करता था और मेरे कान का नीचे का हिस्सा प्रतिदिन चूसता था। तभी राजा ने किसान की पत्नी से कहा कि जब तुम दोनों गरीब थे, क्या तब भी तुम्हारा पति ऐसा करता था? तभी किसान की पत्नी लौटकर जवाब देती है कि नहीं महाराज, तब वो ऐसा नहीं करते थे। तभी राजा बोले, अब तुम चुप रहो, मैं भली भांति समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। प्रिय बंधु, वो संत जी शिव को कहानी समझाते हुए कहते हैं कि हे शिव, वो राजा तो समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था, क्या तुम इस बात को समझ गए? तभी शिव कहता है कि नहीं महाराज, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वे संत जी कहते हैं, यदि समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सुनो शिव, किसान जो पहला काम करता था वो अपनी उंगली से अपनी पत्नी के नाक का अगला हिस्सा दबाया करता था और उसके कान के निचले हिस्से को चूसा करता था, जिसके कारण वो किसान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ चला गया। जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है वो अपनी पत्नी के नाक के अगले हिस्से को अपनी उंगली से अवश्य दबाए और कान के निचले हिस्से को अवश्य ही चूसे, क्योंकि प्रिय बंधु, स्त्री के नाक के अगले हिस्से को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो मनुष्य ये काम करता है वो बहुत जल्दी धनवान बन जाता है। और दूसरा काम है, जो भी मनुष्य अपनी पत्नी के कान का पिछला हिस्सा स्पर्श करता है अर्थात चूसता है, उस व्यक्ति की सोई किस्मत जाग जाती है और उसके घर में अचानक अपार धन संपदा आने लगती है। प्रिय दर्शक बंधु, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्त्री के कान के निचले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको अपार धन संपत्ति प्रदान करती हैं। और आपने एक बात तो अवश्य सुनी होगी कि स्त्रियां माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। यही कारण है कि इस संसार में जो भी मनुष्य ये दो काम करता है उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। प्रिय दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ ऐसा करते हैं तो मैं आपको निश्चित ही विश्वास दिलाता हूँ कि आपको धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी और आपके घर में सदैव भी माता लक्ष्मी का वास होगा। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।